हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड जेंडर, भाषा और लिंग। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतना उन्नत प्राणी बन सका है। बुद्धि तथा विचार चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा का अधिकारी बन सका है। मुंह के अंगों की सहायता से विविध प्रकार की ध्वनियों को उच्चारण से उत्पन्न करता है, जिसे अक्षर तथा शब्दों से प्रकट करते हैं। आज भी मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ये अक्षर व्यक्तियों को कहते सुना जाता है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं है। अधिक दुखी व्यक्ति अपनी वेदनाओं की अभिव्यक्ति अश्रुधारा से ही कर लेता है। अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करने के लिए मानव जिस साधन का प्रयोग करता है, हम उसी को भाषा कहते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे लैंग्वेज यानी कि भाषा और भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ क्या है? भाषा मानव मस्तिष्क और हृदय की चेरी बनती हुई ध्वनि रूप में या फिर लिपि रूप में विचारों और भावों की अभिव्यक्ति है, या फिर कह सकते हैं कि भाषा स्वर ध्वनि के द्वारा विचारों का अभिव्यक्तिकरण है। इसी को पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए लिखा है कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गुरुओं की विराट बस्ती बनने से बच गया और इसी के परिणाम स्वरूप जीव मंडल में सर्वोच्च स्थान पाया है। अब देखेंगे अन्य राइटर्स की डेफिनेशन। इस विषय में सबसे पहले द्रष्टव्य है सुमित्रा नंदन पंत की द्वारा दी गई परिभाषा। उन्होंने लिखा है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। भोलानाथ तिवारी लिखते हैं, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बाबूराम सक्सेना लिखते हैं, भाषा से तात्पर्य विचारों एवं भावों का अभिव्यक्तिकरण है, या फिर कहें कि भाषा से तात्पर्य विचारों एवं भावों का व्यक्तिकरण प्रमुख रूप से श्रोत, ग्राह्य ध्वनि, चिन्हों से प्रमाणित होता है। गौण रूप से दर्शन, संकेत अथवा स्पर्श द्वारा ग्राह्य लेख, मुद्रण आदि से है। इस विषय में विश्वकोश ब्रिटेनिका में भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की वह अवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। महर्षि पतंजलि मुनि की परिभाषा द्रष्टव्य है, भाषा वह व्यापार है जिसके या फिर कहें जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इन परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि भाषा के प्रमुख तत्व ध्वनियां, संकेत तथा चिन्ह होते हैं, परंतु विशेष रूप से शब्द और सार्थक शब्द समूह ही इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे भाषा की विशेषताएं। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म के तुरंत बाद किसी दूसरी यानी कि उसके जो माता पिता हैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां अन्य भाषा प्रयोग होती में लाई जाती है। या कहें कि हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा अगर अंग्रेजी भाषी परिवार में पलता है, बड़ा होता है, तो उसे कदापि हिंदी नहीं है आएगी और अंग्रेजी ही आएगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। नेक्स्ट है, भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। तो भाषा परंपरा से चली आ रही है, व्यक्ति परंपरा तथा समाज से उसका अर्जन करता है। एक व्यक्ति उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु वह उसमें परिवर्तन आदि कर सकता है।
यदि भाषा का कोई जनक तथा जननी है तो वह परंपरा और समाज ही है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। कभी भी भाषा या कहें भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती, अर्थात ये कभी नहीं कहा जा सकता कि ये भाषा का अंतिम रूप है। वस्तुतः भाषा से हमारा अभिप्राय जीवित भाषा से होता है। मृत भाषा का अंतिम रूप तो अवश्य अंतिम होता है, परंतु जीवित भाषा में ये बात नहीं है। भाषा परिवर्तनशील विकास की एक प्रक्रिया है। भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है, यानी कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, यानी कि किसी भी वाक्य का अनुवाद करते हैं, तो उससे उसका लिंक समाप्त हो जाता है। जैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना। जैसे मोहना खादती, इसका हिंदी अनुवाद होता है मोहन खाता है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत से हिंदी वियोगावस्था हो गई, या फिर हिंदी से संस्कृत वियोगावस्था में चली गई। भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से ही हो पाता है। वास्तविकता यही है कि भाषा का जन्म समाज में होता है, उसका विकास समाज में होता है, और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर जाती है। भाषा शुरू में स्थूल होती है, परंतु धीरे धीरे सूक्ष्म भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म तथा अप्रौढ़ से प्रौढ़ होती चली जाती है। परंतु ये जो बातें हैं, ये सभी बातें प्रयोग पर निर्भर करती हैं। वर्तमान समय में जो भाषा प्रयोग में लाई जा रही है, मान लीजिए प्राचीन समय की तुलना में प्रौढ़ है, परंतु अब जैसे कि संस्कृत की तुलना में उसे सूक्ष्म तथा प्रौढ़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिंदी बोली जाती है। हिंदी अभी तक उन अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त और विकसित नहीं हुई है जिनमें संस्कृत आज से हजारों वर्ष पहले प्रयोग की गई थी। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। बच्चे के सामने माँ जिस शब्द का प्रयोग करती है, बच्चा उसे सुनता है और उसका धीरे धीरे प्रयोग करने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जो अन्य सदस्य होते हैं और एक बच्चा जो कि अपनी माँ का इकलौता बच्चा है, तो अन्य लोग जो उच्चारण करते हैं, जैसे मान ली चाची, ताई, या वही माँ ना कहकर उसी शब्द का प्रयोग करने लगता है, क्योंकि ये इससे सिद्ध होता है कि भाषा अर्जन या भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। सत्यता यही है कि मनुष्य न्यूनतम श्रम से महत्तम कार्य करना चाहता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति भाषा के लिए भी उत्तरदायी है। जैसे टेलीविजन का टीवी कहकर प्रयोग कर लिया, काम चला लिया, और अन्य शब्द भी ऐसे हैं जो कि शॉर्ट में प्रयोग कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे भाषा चिर परिवर्तनशील है। वस्तुतः भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जाता है। लिखित रूप तो उसके पीछे पीछे चलता है। मौखिक भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है, परंतु अनुकरण हमेशा अपूर्ण होता है। इसी कारण भाषा में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। अनुकरण पर शारीरिक तथा मानसिक विभिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है। उनकी सूक्ष्म विभिन्नता भी भाषा में परिवर्तन का कारण बन जाती है। इसी के साथ देखेंगे भाषा की प्रकृति में कहा जा सकता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अपने में मूल रूप से मौखिक साधन है। भाषा चिन्हात्मक है और भाषा सभ्यता की प्रतिनिधि है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे लिंग यानी कि जेंडर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है भाषा और लिंग, लैंग्वेज एंड जेंडर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ जेंडर यानी कि लिंग का अर्थ। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह है। शब्द के जिस रूप से ये जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में लिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ जेंडर, जो कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी इत्यादि में अलग अलग होते हैं। प्रत्येक भाषा में अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में देखेंगे। हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी हैं, और संस्कृत का हमें मुख्य रूप से देखना है यहाँ पर। तो संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग के भेद से 3 लिंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पुल्लिंग। लिंग निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत वे तत्व जो पुरुषत्व का बोध कराते हैं या फिर पुरुषवत व्यवहार होते हैं, यानी कि व्यवहार में लाए जाते हैं, पुल्लिंग पद कहे जाते हैं, जैसे कि राम अश्व या राम अश्व इत्यादि। स्त्रीलिंग स्त्रीत्व की विवक्षा में जिन पदों का प्रयोग होता है वे स्त्रीत्व बोधक या फिर स्त्रीवत व्यवहत यानी कि व्यवहार में लाए जाते हैं या व्यवहत पद स्त्रीलिंग कहे जाते हैं, जैसे कि रमा, गीता, लक्ष्मी, सा इत्यादि। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर नपुंसकलिंग। इसके अंतर्गत उन पदों को रखा जाता है जो ना तो पुरुष का बोध कराते हैं और ना स्त्री का ही, अतः उभयात्मक स्थिति को प्राप्त ये पद नपुंसकलिंग कहे जाते हैं। उदाहरणतया धनम, फलम, गृहम आदि। ये विशेषता संस्कृत की ही है। अधिकतर भाषाओं में नपुंसकलिंग का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में ये 3 लिंग माने जाते हैं और तीनों को समझा जाता है। इस प्रकार अंत में कहा जा सकता है कि संस्कृत व्याकरण की एक विशेषता लिंग विधान है। संस्कृत भाषा में संज्ञा पदों का लिंग निर्धारण सत्य के आधार पर होता है, जिसे अभ्यास द्वारा ही सीखा जा सकता है। संस्कृत में लिंग के जो भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इनको अभ्यास के आधार पर निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में जो लिंग माने गए हैं 2 ही माने गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और उसमें जो हम वाक्य को बनाते हैं उसके आधार पर ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। जैसे कि जाति है, जाता है, तो यहाँ जाता है जहाँ पर प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर पुल्लिंग मान लिया जाएगा, और जाति है, गाती है, हंसती है तो स्त्रीलिंग मान लिया जाएगा। लेकिन अब जो संस्कृत है उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि नपुंसकलिंग में आते हैं, जैसे कि मान लीजिए फूल है, पत्ता है, तो इनको भी उसके आधार पर वैसा ही प्रतीत होता है जैसे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लेकिन नपुंसकलिंग में माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि अभ्यास के आधार पर ही इसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, बिना अभ्यास के इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।